हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिजिटल आर्काइव प्लेटफॉर्म्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हाल ही में एग्जाम्स हुआ है, उसमें ये टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है डिजिटल आर्काइव प्लेटफॉर्म्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारी एकेडमी में यूजीसी नेट, जेआरएफ सेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसपी, ईएमआरएस और स्टेट लाइब्रेरी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन चल रही है। बैचेस चल रहे हैं। बैचेस के संबंधित जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक है, आप हमें कॉल करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिजिटल आर्काइव प्लेटफॉर्म्स होते क्या हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। डिजिटल आर्काइव प्लेटफॉर्म्स आर स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू कलेक्ट, स्टोर, मैनेज, प्रिजर्व एंड प्रोवाइड एक्सेस टू डिजिटल कंटेंट ओवर द लॉन्ग टर्म्स। इसका मतलब है डिजिटल आर्काइव प्लेटफॉर्म एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जो लंबी अवधि से जो कंटेंट है, लंबी अवधि को कंटेंट इंटरनेट पर डालने के लिए, सामग्री को इकट्ठा करने, स्टोर करने, उनको मैनेज करने और उनको संरक्षित करने के लिए और उस तक पहुंच प्रदान करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब डिजिटल आर्काइव ऐसे प्लेटफॉर्म्स या सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें डेटा को बहुत लंबे समय तक स्टोर किया जाता है, मैनेज किया जाता है और प्रिजर्व मतलब संरक्षित किया जाता है और उसको बाद में उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं डिजिटल आर्काइव प्लेटफॉर्म। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता दूं, दूसरी इसमें देखते हैं डेफिनेशन में। दूसरी डेफिनेशन में क्या है? दीज प्लेटफॉर्म्स आर यूज्ड बाय द लाइब्रेरीज, archives, museums, universities and other institutes to digital physical material like books, manuscript, photographs and audio visual materials to manage both digital content and digital long terms। इन प्लेटफॉर्म का उपयोग लाइब्रेरी के द्वारा, आर्काइव्स के द्वारा और म्यूजियम्स, यूनिवर्सिटीज़ और अदर इंस्टीट्यूट्स को जैसे फिजिकल मटेरियल को डिजिटल मटेरियल में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखा जाता है। इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें बुक्स हो सकती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट हो सकते हैं, फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो मटेरियल्स हो सकता है। उनको लंबे समय तक ये ई बुक्स, वेबसाइट्स और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स सबको स्टोर करके रखा जाता है, जिसको बोलते हैं डिजिटल आर्काइव प्लेटफॉर्म। ठीक है, हमने छोटी सी इसकी परिभाषा देखी, एक बार इसकी परिभाषा और देख लेते हैं। फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटली स्टोर करने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन प्लेटफॉर्म को बोलते हैं डिजिटल आर्काइव प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, लंबे समय तक डॉक्यूमेंट को रखना, उनको सेव करके रखना, उनको सेव करके रखना और जब जरूरत पड़े तो उनको निकालना, इसको बोलते हैं डिजिटल आर्काइव प्लेटफॉर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं डिजिटल आर्काइव प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है आपका इंटरनेट आर्काइव्स, नेक्स्ट है जे स्टोर, नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट गुटनवर्क। प्रोजेक्ट गुटनवर्क से अभी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। पेड वाले जो हमने पेड कोर्स बनाया उसमें हमने पूरे जितने 20 अलग अलग डिस्क्राइब किए हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन में प्रोजेक्ट गुटनवर्क से क्वेश्चन पेपर में आया था। तो किसी भी प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट गुटनवर्क। ये नेक्स्ट है नंबर 4 पे यूरोपिना, 5th पे DPLA, 6 पे है हाथी ट्रस्ट, 7 पे डी स्पेसेस, 8th पे है ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी, 9 पे आर्काइव इट, 10 पे लॉक्स, 11 पे ई प्रिंट्स। आप इनके नाम नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी आपकी लॉन्चिंग ईयर और किसने डेवलप किया था ये भी आपको बताऊंगा, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका पबमेड सेंट्रल, नेक्स्ट आपका आर्कशिप, 14 पे है डिजिटल कॉमन्स, 15 पर है आपका वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी, 17 पे है ओपन डोर, 18 पे है द ऑनलाइन बुक्स पेज एंड नेक्स्ट पे गैलिशा एंड 20 पे है डिजिटल INHET। एक बार नाम नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्या क्या चीज़ें इसमें आ रही हैं। ठीक है, अब एक एक करके इनके हम लोग इनकी लॉन्चिंग ईयर और फाउंडर देखेंगे और डिस्क्रिप्शन सभी का सेम है लगभग, कि डेटा को डिजिटल स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है लंबे समय तक। कोई पेड है, कोई फ्री है, कोई ओपन सोर्स है, इस तरह से। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेट आर्काइव। इंटरनेट आर्काइव 1996 में आया था और इसका फाउंडर जो है ब्रेवेस्टल कैले है। और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका देखो लॉन्चिंग ईयर और किसने फाउंड किया, जी आपको जरूर याद रखना है। डिस्क्रिप्शन क्या है? ये नॉन प्रॉफिट डिजिटल लाइब्रेरी है ऑफरिंग द फ्री एक्सेस टू मिलियंस ऑफ बुक्स, मूवीज, सॉफ्टवेयर, म्यूजियम, वेबसाइट्स एंड मोर। इट वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल आर्काइव्स इन द वर्ल्ड। कब आई थी? 1996 में आई थी। ब्रिस्टल कैली ने इसका फाउंडर थे इनके, और एक नॉन प्रॉफिट डिजिटल लाइब्रेरी थी जो
बहुत सारी बुक्स, मूवीज, सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, वेबसाइट और इससे ज़्यादा चीज़ों को स्टोर कर रखती थी, और जब जरूरत पड़े तो उससे हम एक्सेस कर सकते थे, जो कैसी थी, फ्री एक्सेस। इट वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी को सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट थी आपकी जे स्टोर। जे स्टोर पे हमने अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। जे स्टोर क्या है, मतलब जनरल स्टोरेज, जो 1995 में आपका लॉन्चिंग हुआ था, और फाउंडर थे इसके विलियम जी वॉन, इनिशिएट बाय द एंड्रू डब्ल्यू मेलन फाउंडेशन थे इसके। डिस्क्रिप्शन सभी का लगभग लगभग सेम है। एक डिजिटल लाइब्रेरी थी फॉर एकेडमिक जर्नल, बुक्स एंड प्राइमरी सोर्सेज। इट प्रोवाइड एक्सेस टू वास्ट कलेक्शन ऑफ द स्कॉलरी कंटेंट, जो विद्वानों की सामग्री को विशाल संग्रह तक पहुंच प्रदान करता था। मतलब जो स्कॉलरी जो कंटेंट था उसके लिए भी इसका एक्सेस मिलता था। ठीक है, जे स्टोर। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट गुटनबर्ग। प्रोजेक्ट गुटनबर्ग क्या था, 1971 में आया था। माइकल एस हार्ट ने इसको डेवलप किया था। ये ओल्डेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी, एक सबसे ओल्डेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी थी, जो ऑफरिंग 60,000 फ्री बुक्स, ई बुक्स, फोकसिंग ऑन द पब्लिक डोमेन, जो पब्लिक डोमेन पर फोकस करती थी, जिस पर 60,000 फ्री ई बुक्स थी, और सबसे पुराना डिजिटल लाइब्रेरी एक डिजिटल लाइब्रेरी थी जो 1971 में लॉन्च हुई, और जिसके फाउंडर थे माइकल एस हार्ट। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपियन, क्या 2008 में आई थी। 2008 में इसके फाउंडर थे यूरोपियन यूनियन, और ये भी डिजिटल प्लेटफॉर्म था जो प्रोवाइडिंग द एक्सेस द मिलियंस ऑफ डिजिटल आइटम्स फ्रॉम द यूरोपियन म्यूजियम्स, लाइब्रेरी एंड आर्काइव। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था जिसमें यूरोपियन म्यूजियम्स, लाइब्रेरी और आर्काइव से आइटम्स इसमें एक्सेस किए जाते थे। नेक्स्ट आपका डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका, डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ DPLA 2013 में लॉन्च हुई थी, और जॉन पेलफ्री ने इसको फाउंडर थे इसके। और क्या थे, एक प्लेटफॉर्म था जो एग्रीगेट करता था डिजिटल कलेक्शन फ्रॉम द लाइब्रेरी, आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट से लाइब्रेरी, आर्काइव और म्यूजियम के ऊपर डेटा को कलेक्शन करके इसमें एग्रीगेट करके एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जिसको बोलते हैं डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट आपका हैती ट्रस्ट 2008 में आया था। ये पार्टनरशिप थी एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बीच में एक पार्टनरशिप। इसके फाउंडर थे डिजिटल प्रिजर्वेशन रिपोजिटरी, एक रिपोजिटरी सिस्टम था, एक्सेस प्लेटफॉर्म टू मिलियंस ऑफ ई बुक्स, जर्नल्स, डिजिटल फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड द वर्ल्ड वाइड। जो वर्ल्ड वाइड लाइब्रेरी से उसमें से बुक्स, जर्नल, उन सबको एक्सेस प्रदान करने की एक डिजिटल रिप्रेजेंटेटिव रिपोजिटरी थी, इसको बोलते हैं हाथी ट्रस्ट, और 2008 में ये आई थी। नेक्स्ट आपका सेवन है आपका 2002 में लॉन्चिंग हुआ था। फाउंडर थे इसके डेवलप बाई द MIT लाइब्रेरी एंड हैवलेट पैकेट के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। डिस्क्रिप्शन क्या था, एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स था, ओपन सोर्स एक प्लेटफॉर्म था, क्रिएटिंग द डिजिटल रिपोजिटरी, ये एक डिजिटल रिपोजिटरी तक क्रिएट हुई थी जिसमें नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन को मैनेजिंग एंड प्रिजर्विंग स्टडी मटेरियल को स्टोर करके रखा जाता था। ठीक है, डी स्पेस। ग्रीनस्टोन डिजिटल लाइब्रेरी 2000 में आई थी, जिसमें डेवलप बाई द यूनिवर्सिटी ऑफ बेकेटो, न्यूजीलैंड एंड कोलैबोरेशन ऑफ द यूनेस्को। 2002 में ये लॉन्चिंग हुई थी, डेवलप बाई द यूनिवर्सिटी ऑफ द बेकेटो, न्यूजीलैंड एंड कोलैबोरेशन ऑफ द यूनेस्को के द्वारा इसको फाउंडर थे इसके। और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था जो सूट फॉर द बिल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डिजिटल लाइब्रेरी कलेक्शन, तो डिजिटल लाइब्रेरी कलेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने और उसको बिल्ड करने के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर था जो कि कैसा था, ओपन सोर्स था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आर्काइव 2006 में आया था। इंटरनेट आर्काइव इसका फाउंडर थे। ए वेब आर्काइव सर्विसिंग डेट अलाउ इंस्टीट्यूशंस टू बिल्ड एंड प्रिजर्व कलेक्शन ऑफ द डिजिटल कंटेंट, एक वेब संग्रह सेवा थी जो इंस्टीट्यूशन को डिजिटल सामग्री के स्टोर बनाने के लिए और उसको संरचित करने की अनुमति देती थी। ऐसी स्टोर सेवा थी, 2006 में आई थी, और फाउंडर थे इसके इंटरनेट आर्काइव्स। लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप्स स्टफ सेफ, इसकी फुल फॉर्म क्या है, लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप्स स्टफ सेफ, इसकी फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिए।
1999 में आई थी। डेवलप हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के द्वारा डेवलप किया गया था। एक डिजिटल प्रिजर्वेशन सिस्टम था जो अलाउ करता था लाइब्रेरीज को कलेक्शन स्टोर। देखो जो इसकी डेफिनेशन है वो सभी की लगभग लगभग सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। तो मैं सिंपल सा आपको लॉन्चिंग ईयर फाउंडर उसको बता देता हूँ। 1999 में डेवलप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी फाउंडर के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट आपकी ई प्रिंट आई थी 2000 में, डेवलप बाई द यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथम्पटन और यूके के द्वारा इसको डेवलप किया गया था और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था। ठीक है। पबमेड आया था 2000 में। यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्पेशली हेल्थ के लिए एक डेटाबेस था, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हेल्थ के लिए था। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ फ्री डिजिटल आर्काइव्स था फॉर बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंसेज जनरल लिटरेचर के लिए। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं कि ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका यूज है बायोमेडिकल और लाइफ साइंस जनरल लिटरेचर के लिए पबमेड का यूज हम करते हैं। 2000 में इसका आया था। आरसिव 1991 में आया था। इसके पॉल जिन्सबर्ग इसके फाउंडर थे। एक रिपोजिटरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिप्रिंट्स जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिकल, कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड फील्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक रिप्रिंट की एक रिपोजिटरी थी जो 1991 में पॉल डिस्मैक के द्वारा आई गई थी। डिजिटली कॉमन्स ये 2003 में लॉन्च हुआ था, डेवलप बाय द बेप्रेस ब्रेकले भाई इलेक्ट्रॉनिक प्रेस के द्वारा इसको फाउंडर थे। इसके एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो होस्टिंग एंड मैनेजिंग इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी एंड स्कॉलर जर्नल इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी और स्कॉलर जर्नल्स के लिए मैनेज करने के लिए होस्टिंग की सुविधा और मैनेजिंग करने की प्लेटफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करता था। एक डिजिटली कॉमन्स जो 2003 में आया था, डेवलप बाय द प्रेस के द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट आपका 15 नंबर का वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी जो 2009 में आई थी। यूनेस्को और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा इसको फाउंडर किया गया था और इसका डिस्क्रिप्शन था एक डिजिटल लाइब्रेरी डेट प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू सिग्निफिकेंट प्राइमरी मटेरियल फ्रॉम कंट्रीज एंड कल्चर अराउंड द वर्ल्ड। ओके, एक डिजिटल लाइब्रेरी जो दुनिया भर के देशों और संस्कृतियों के इम्पोर्टेंट प्राथमिक सामग्रियों तक मुक्त पहुंच प्रदान करती थी, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी। 2009 में आई थी, जिसको फाउंडर थे यूनेस्को एंड लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। नेक्स्ट 16 है क्लॉक्स कंट्रोल्ड लॉक्स 2006 में आई थी और इसके कलेक्शन बिटवीन द लाइब्रेरी एंड पब्लिशर्स, इसके दोनों की कोलैबोरेशन के बीच में इसके फाउंडर थे इसके। और डिस्क्रिप्शन एक डिसेंट्रलाइज डिजिटल प्रिजर्वेशन आर्काइव फॉर द स्कॉलरी कंटेंट को डिसेंट्रलाइज और डिजिटली प्राप्त करता था। 17 था ओपन डोर मतलब होता है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरी 2005 में आई थी। डेवलप किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ यूके नॉटिंगम यूके के द्वारा। एक डायरेक्टरी ऑफ एकेडमिक ओपन सोर्स रिपोजिटरी थी, 2005 में डेवलप हुई थी। 2018 ने ऑनलाइन बुक्स पेज तो 1993 में लॉन्च किया था। फाउंडर थे इसके जॉन मार्क ओकनब्लूम। एक डिजिटल आर्काइव था जो जिसके ऊपर 3 मिलियन फ्रीली एक्सेसिबल बुक्स थी जिनको हम एक्सेस कर सकते थे। गैलिसा 1997 में लॉन्च हुआ था, जिसके फाउंडर थे नेशनल डी फ्रेंच। और इसके डिस्क्रिप्शन में क्या है, द डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस ऑफरिंग एक्सेस टू बुक्स मैन्यूस्क्रिप्ट मैप एंड इमेज। इसके अंदर हम बुक्स मैन्यूस्क्रिप्ट मैप्स और इमेजेस को जो फ्रांस के लिए इस पर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस के लिए था, जिसमें हम इन सब चीज़ों को गैलिसा जो स्पेशली फ्रांस के लिए यूज़ किया था। 20 है 2008 में लॉन्च हुई थी। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ न्यूजीलैंड डिजिटल ING मतलब न्यूजीलैंड के लिए स्पेशल फाउंड किया गया था। और ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें न्यूजीलैंड की लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स और आर्काइव को स्टोर करने के लिए यूज़ किया गया था। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें इसमें। अब देखो इसके इंपॉर्टेंट MCQ जो है और बहुत डिटेल लेक्चर्स जिसमें हमने इसमें बहुत ही अच्छा लेक्चर्स हमने अपने पेड मॉड्यूल में डाला हुआ है और यूट्यूब पे तो जस्ट इंट्रो डाला है जिससे स्टूडेंट समझ पाएंगे किस तरह से क्लासेस लेते हैं। और BS अकेडमी में मैं आपको बता दूं UGC नेट और सेट एग्जाम्स के लिए क्लासेस चल रही हैं। आप क्लासों के रजिस्ट्रेशन करने के लिए व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के आपके लिंक में है, आप हमें मैसेज और कॉल कर सकते हैं जिसमें हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। ठीक है, तब मैंने आपको डिटेल में डिजिटल आर्काइव्स आपको बताए कौन कौन से होते हैं, समझिए अपन ने समझ के। और इनकी लिस्ट ऑफ डिजिटल आर्काइव प्लेटफॉर्म को डिटेल में नहीं, हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा और डिटेल में इसको हम और समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।